एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमारा राज्यपाल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब राज्यपाल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपैरेटिव पढ़ेंगे। कंपैरेटिव यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर कैसा पूछा जाता है, आपसे कंपैरेटिव पूछा जाता है कि इस विधेयक पर राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, बहुत 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए मैंने, बहुत छोटा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। डिफरेंस पढ़ेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति के। आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, कंपैरिजन पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल में कंपैरेटिव पढ़ेंगे। अब किस किस का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। पहला तो इनकी वीटो पावर का। ठीक है, वीटो पावर का मतलब है किसी विधेयक पर, चाहे वो धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है और राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है, ये कहलाती है वीटो। ठीक है, पहले पढ़ेंगे वीटो के संबंध में इनके पास क्या क्या पावर है। दूसरा, अध्यादेश जारी करने के संबंध में। अध्यादेश आपको पता है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो इन दोनों के अध्यादेश में क्या कंपैरिजन है, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति पढ़ेंगे कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास कौन सी हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वाला लेक्चर शुरू करेंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको पूरी देखनी है, अच्छे से समझना है। ठीक है, गवर्नर हमारा चैप्टर पढ़ रहा था, आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, कि जब भी आप किसी ऑप्शन को पढ़ें या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसको कंपैरेटिव पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर का। राष्ट्रपति पहले हम पढ़ेंगे इनकी वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो पावर मैंने आपको बता दिया, किसी भी विधेयक के संबंध में, ठीक है, उनकी क्या क्या पावर है वो कहलाती है वीटो। वीटो, ठीक है, सामान्य विधेयक के संबंध में उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं सामान्य विधेयक के संबंध में। पहले राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में, चाहे अलग अलग या संयुक्त रूप से पारित होकर जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो मंजूरी के मामले में उनके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सामान्य विधेयक के संबंध में उनके पास 3 विकल्प होते हैं। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। कौन कौन से, फिर हम राज्यपाल का कंपैरिजन करेंगे। या तो स्वीकृत कर दें या अस्वीकृत कर दें या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, स्वीकार करना, अस्वीकार करना या बिना परिवर्तन के उस विधेयक को लौटाना। अब ध्यान रखना है, अगर स्वीकृति दे देते हैं तो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अस्वीकृत करते हैं तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और संसद उसे बिना परिवर्तन के वापस राष्ट्रपति के पास एज इट इज भेजती है तो उनको साइन करना, उस पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी होगा। ठीक है, उसको स्वीकृति देना बाध्यकारी है। तो 3 ऑप्शन हो गए राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के संबंध में। अब राज्यपाल के पास इसी तरह जब भी विधानसभा या विधानमंडल, क्योंकि विधान परिषद तो 6 राज्यों में, तो वहाँ मिलकर क्या बनेगा, विधानमंडल। बाकी राज्यों में क्या होगी, विधानसभा। जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। स्वीकृति दे दे, ठीक है, स्वीकृति प्रदान कर दे, अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विधेयक अधिनियम बन जाएगा। अस्वीकृत कर देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि बिना किसी विधेयक को वो भी पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और विधानसभा, ठीक है, उस पर उसे बिना परिवर्तन के एज इट इज लौटाती है तो उनको उस पर साइन करना, अनुमति देना बाध्यकारी होगा, स्वीकृति देना अवश्य है। इसके बाद उनके पास चौथा विकल्प भी होता है साधारण विधेयक के संबंध में कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अब जब कोई साधारण विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उसके संबंध में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया विधेयक, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हो गए। स्वीकृति देंगे, ठीक है, तो क्या अधिनियम बन जाएगा। अस्वीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा और समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर वो विधान परिषद को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं।
ठीक है। राज्यपाल ने कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा, ठीक है, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन हो गए। स्वीकृति दे देंगे तो अधिनियम बन जाएगा, अस्वीकृत कर देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो विधान परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो 6 माह के अंदर विधान परिषद उस पर अपना ऑप्शन देगी कि हमने इसमें परिवर्तन किया है या नहीं किया है, फिर वो विधेयक वापस से राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन जैसे संसद पुनर्विचार करके राष्ट्रपति को विधेयक भेजती है तो वो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की कोई अनिवार्यता नहीं है कि विधान परिषद द्वारा जो संशोधित करके भेजा गया है विधेयक उस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दें। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी बाध्यता नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई बाध्यता नहीं है, वो उसको वापस से दोबारा पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। और फिर राज्यपाल का क्या होगा, ठीक, राज्यपाल का इस विचार या इस विधेयक पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं नहीं देते हैं, इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होगा, ठीक। राज्यपाल ने अगर उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख दिया तो राज्यपाल का ये अधिनियम बने ना बने, पुनर्विचार के लिए भेजा जाए, इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होगा। समझ में आया, ठीक, समझ में आया। कोई भी साधारण विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, और राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। 3 ऑप्शन रहेंगे, बना दें, स्वीकृति दे दें, ना अस्वीकृत कर दें, या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, हमने पढ़ा साधारण विधेयक के संबंध में, अब आता है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक क्या होता है, मैंने आपको संसद वाले चैप्टर में पढ़ाया है। आर्टिकल 109 और 1010 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब धन विधेयक चूंकि संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, लोकसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, इसी तरह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है, इसीलिए इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इसको स्वीकृति प्रदान करें या स्वीकृत कर दें। सामान्यतः स्वीकृति दी जाती है क्योंकि वो उनकी अनुमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए लौटाने का ऑप्शन नहीं होता है। यही दोनों यहाँ पर बातें कही गई हैं कि वो क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अस्वीकृत ना देने पर वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, सामान्यतः स्वीकृति दी जाती है। अब राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, स्वीकृति दे ना दे, ठीक है, अपने पास रोक के रखें, या राष्ट्रपति को भेज दें। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान परिषद को वापस नहीं कर सकते। राज्यपाल भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं और राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकते हैं। अब राज्यपाल ने अगर उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लिया तो क्या होगा, यहाँ पर यही बात कही गई है, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता। जब विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है, अब पहली बात तो हो गई सामान्य विधेयक जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अब धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। जब धन विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा तब वह विधेयक को अपने पास स्वीकृति दे सकते हैं तो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। और अगर अस्वीकृत करते हैं तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति भी विधानसभा द्वारा धन विधेयक जो उनके पास भेजा गया है, राज्यपाल ने जो उनके लिए सुरक्षित रखा है, वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, जैसे कि संसद के मामले में है। साधारण विधेयक के मामले में वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, दोबारा भी भेज सकते हैं, दोबारा भी भेज सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि अगर उसमें संशोधन किया है तो वो उसको पास करेंगे, ठीक है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में या तो स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और इसमें भी यहाँ पर लिखा गया है, इसमें भी राज्यपाल ने अगर कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा है तो वहाँ राज्यपाल का जो रोल है वो समाप्त हो जाएगा, उसमें उनका कोई रोल नहीं रह जाएगा, ठीक। ये तो हो गई तुलना हमने साधारण विधेयक और धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट आता है, दोनों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास और 213 के तहत राज्यपाल के पास। अध्यादेश कब लाया जाता है, मैंने आपको बताया था 2 स्थितियों में अध्यादेश लाया जाएगा। जब संसद में लोकसभा विघटित होगी, यानी विधि निर्माण का काम किसका है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों में से एक सदन, राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए वो विघटित नहीं होता। अगर लोकसभा विघटित है, ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय के मामले पर
अध्यादेश ला सकते हैं। एक तो स्थिति हो गई ये जब कोई सदन विघटित है, कोई में लोकसभा क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। दूसरी बात, जब तत्कालीन महत्वपूर्ण विषय है और उस पर फौरी तौर पर कानून लाना आवश्यक है, तो अध्यादेश क्या है, एक टेम्परेरी कानून है, अस्थायी कानून है, तो लाया जाता है। क्योंकि विधि निर्माण में एक लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए पहले अध्यादेश लाया जाता है, फिर उसको कानून बना दिया जाता है। तो दो स्थितियाँ हो गई, जब लोकसभा विघटित है या तत्कालीन महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है, तो उस टाइम पर अध्यादेश लाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, संसद, ठीक है, संसद में भारत के लिए। अब इसी तरह राज्य में अध्यादेश लाया जाएगा जब विधानसभा विघटित है या तत्कालीन महत्वपूर्ण विषय है, राज्यपाल द्वारा। अब आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाएंगे वो यूनियन लिस्ट के ऊपर लाएंगे, ठीक है, यूनियन लिस्ट या कंकरन लिस्ट यानी संघ सूची या राज्य सूची पर लाएंगे, संघ सूची और समवर्ती सूची पर लाएंगे। राज्यपाल किस पर लाएंगे, राज्य सूची या समवर्ती सूची पर, यानी कि जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है उस विषय पर अध्यादेश लाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। और जिस विषय पर विधानसभा कानून बना सकती है उस विषय पर अध्यादेश लाने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। अध्यादेश क्लियर हुआ, और किन किन विषयों पर लाया जा सकता है ये भी क्लियर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर यही बात लिखी गई है, जब एक सदन विघटित होगा दोनों में, जब अध्यादेश लाया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि जब कोई अध्यादेश तभी लाया प्रस्तावित किया जा सकता है जब ऐसी परिस्थिति बन जाए, यानी तत्कालीन महत्व का विषय बन जाए तब लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश निर्माण की शक्ति के मामले में संसद के सह अस्तित्व में समान, अर्थात उन्हीं विषयों पर जो मैंने आपको बताया, उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिस पर संसद विधि बना सकती है राष्ट्रपति द्वारा, और जिन पर विधानमंडल विधि बना सकता है उस पर राज्यपाल लाएंगे। नेक्स्ट है, उसके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कैसे प्रभावी होगा, जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून, क्योंकि अस्थायी कानून होता है और कानून का बल रखता है, ठीक है। और इनके द्वारा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश क्या होगा, जैसे राज्य विधान मंडल द्वारा जारी किया गया अधिनियम, इस तरह का बल या शक्ति रखता है। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर, यानी कि जैसे संसद द्वारा कोई विधि संविधान के उल्लंघन करने पर अवैध हो सकती है, इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अध्यादेश अगर संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो अवैध घोषित किया जा सकता है, ऐसे इनका भी अवैध घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फिर अध्यादेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है दोनों के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये कब वापस लेंगे, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर वापस लेंगे, राज्यपाल भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर वापस लेंगे। फिर उसके बाद उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है, यहाँ पर यही बताया है, स्वैच्छिक नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं ला सकते हैं। कब लाएंगे, जब ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद उनको सलाह देगी। राष्ट्रपति को कौन सी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह देगी, प्रधानमंत्री, और राज्यपाल को विधानसभा की मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद उनके द्वारा जारी अध्यादेश दोनों सदनों के सभी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। जब उन्होंने अध्यादेश ला दिया, क्योंकि अध्यादेश ज़्यादातर कब लाया जाता है, या तो विधानसभा विघटित है तो राज्यपाल द्वारा, और लोकसभा विघटित है तो राष्ट्रपति द्वारा। तो जब भी उनका पुनर्निर्वाचन होगा या जब भी सभा गठित होगी तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अध्यादेश का अनुमोदन कराना आवश्यक है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन हो गया, दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया तो कानून बन गया, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है कि दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। फिर इसके बाद है, उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के उपरांत समाप्त हो जाएगा। अगर सत्र प्रारंभ हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सेम बात है, अगर सत्र प्रारंभ हो गया यहाँ पर विधानसभा का और यहाँ लोकसभा का, राष्ट्रपति के केस में लोकसभा का और राज्यपाल के केस में विधानसभा का, तो उसके 6 हफ्तों के अंतर्गत उसको पारित कराना अनिवार्य, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश बनाने के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने किसी विषय के समक्ष अध्यादेश बनाने के लिए कहा है तो उन्हें किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्यपाल को अगर किसी अध्यादेश की या किसी विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है तो उन्हें इन मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से हैं? यदि राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए, यानी कोई भी ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है तो राष्ट्रपति उसमें निर्देशित करेंगे, या तीनों में यही कहा गया है कि कोई ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक है, या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाएगा, तो इन 3 परिस्थितियों में
राज्यपाल को चाहिए कि पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति लें, निर्देश लें, उसके बाद उस पर अध्यादेश लाएं। तो अध्यादेश समझ में आ गया? अध्यादेश समझ आया? ये पॉइंट मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें अध्यादेश अच्छे से समझाया, ठीक है, वही लिखे गए हैं और कंपैरिजन दोनों का समान है अध्यादेश। बस लास्ट वाला पॉइंट अलग है कि अगर किसी पर राष्ट्रपति की स्वीकृति या विचार की ज़रूरत है तो उस पर अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति से लाया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज दोनों का सेम है। फिर उसके बाद क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति, दोनों को न्यायिक शक्ति के तहत क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। यह केंद्रीय विधि के विरुद्ध, कौन? राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति ने केंद्रीय विधि के विरुद्ध कोई अपराध किया है या केंद्रीय विधि का उल्लंघन किया है तो उसका क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? उसको राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और यह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। विराम, प्रतिहार मैंने आपको समझा दिया, परिहार, दंडादेश को निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्म मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधि का उल्लंघन किया है तो उसको माफ़ करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमा याचना वो व्यक्ति कर सकता है और फिर राष्ट्रपति की मर्जी है कि उसे माफ़ करें या नहीं। फिर यदि राज्य विधि के तहत किसी व्यक्ति ने राज्य विधि का उल्लंघन किया है तो उसके क्षमा याचना कहाँ की जाएगी? राज्यपाल के पास, ठीक है, राज्यपाल के पास की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यपाल दंड को स्थगित कर सकते हैं। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति होती है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल, पहले तो मैंने आपको पहली लाइन जो बताई ये बताई कि राष्ट्रपति जो संसद द्वारा बनाए गए कानून हैं अगर उसका किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो उस पर माफ़ कर सकते हैं, और राज्यपाल किसी व्यक्ति ने अगर राज्य विधि का उल्लंघन किया है उस पर माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने चाहे राज्य विधि के अंतर्गत, समवर्ती सूची में कोई विषय है उसके अंतर्गत, या केंद्रीय विधि का उल्लंघन किया है और उसे किसी भी कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है तो मृत्यु दंड की माफ़ी राज्यपाल के पास नहीं है, चाहे उसने राज्य विधि का उल्लंघन किया है या नहीं। उसकी माफ़ी कौन करेंगे? सिर्फ राष्ट्रपति। यानी मृत्यु दंड के लिए सजाए मौत को क्षमा कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। उसको कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या एकमात्र उन्हीं का अधिकार है कि वह मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ करें। देखो, माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर राज्य विधि के तहत मौत दी गई है, मौत की सज़ा दी गई है तो भी वो उसको क्षमा करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकते हैं? उसको स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। दो ऑप्शन उनके पास होते हैं, उसको स्थगित कर दें, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें, लेकिन माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ कौन करेगा? राष्ट्रपति। मार्शल कोर्ट, अगर मार्शल कोर्ट ने कोई सज़ा दी है, सैन्य अदालत ने, ठीक है, सैन्य अदालत के तहत किसी व्यक्ति को सज़ा मिली है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो उसको माफ़ करने का काम किसका है? उस सज़ा को माफ़ करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। मार्शल कोर्ट के संबंध में सज़ा को माफ़ करने वाला प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है। इस प्रकार की शक्ति उन्हें कोई प्राप्त नहीं है। मृत्युदंड के लिए भी राष्ट्रपति माफ़ करेंगे और मार्शल कोर्ट के लिए भी, मार्शल कोर्ट के तहत किसी को सज़ा मिली है तो उसकी भी माफ़ी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसके साथ हमारा जो राज्यपाल और राष्ट्रपति वाला कंपैरिजन है वो कंप्लीट हो गया और आपका राज्यपाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है कंपैरेटिव अध्ययन के साथ, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे मंत्री परिषद, जिसमें हम मुख्यमंत्री को पहले पढ़ेंगे, देन मंत्री परिषद पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे महाधिवक्ता रह जाते हैं, यानी एडवोकेट जनरल रह जाते हैं, जिसके साथ हमारी कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आपको ये कंपैरेटिव नोट्स ज़रूर बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राज्यपाल हमारा कंप्लीट हो गया, देन अगले लेक्चर में हम मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।